मंजिलें केवल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता माथुर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन राजस्थान का बेहद ही खास कार्यक्रम सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सभी युवा साथियों के सपनों को उड़ान देते हैं, उनके हौसलों को पंख देते हैं और उनके करियर और शिक्षा से संबंधित सभी सवालों का जवाब देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस कार्यक्रम के माध्यम में हम बताएंगे आज की इस कड़ी में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिस क्षेत्र पे बात करने वाले हैं, वो बेहद ही खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं RJS यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। हाल ही में इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित हुआ है, बेहद ही उम्दा इसका प्रदर्शन रहा है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से इसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, किस तरीके से इंटरव्यूज़ के लिए तैयार हों। हमारे साथ है हमारे दो मेहमान जो कि अभी हाल ही में चयनित हुए हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी आपका निकिता यादव से। निकिता यादव जो हैं RJS में सेलेक्ट हुई हैं हाल ही में और 101 रैंक के साथ वो सेलेक्ट हुई है। निकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन राजस्थान में। और हमारे साथ हैं मृदुल नागर। मृदुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, मृदुल 190 रैंक के साथ RJS 2024 में चयनित हुए हैं। आप दोनों का बेहद ही स्वागत है दूरदर्शन राजस्थान के इस कार्यक्रम में। इसी के साथ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं और वो सवाल करेंगे हमारे जो भी मेहमान हैं दोनों उनसे और अपने सभी सवालों का जवाब उनसे लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें खुद का और हमारे मेहमानों का। जी निकिता, सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगी कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही है। आपके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम जानना चाहेंगे। कौन से बैकग्राउंड से आप आती हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है और किस तरीके से आपने सोचा कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज में ही जाना है। सबसे पहले मैं दूरदर्शन की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम निकिता है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम से जयपुर से की है। जी। मेरे फादर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, मेरी माँ गृहिणी हैं। उन्होंने MA इन इंग्लिश लिटरेचर किया है और B.Ed किया है। मेरी एक बड़ी सिस्टर है जो कि PhD किया है जिन्होंने ज़ूलॉजी में, और मेरा एक छोटा भाई है जो अभी LLB कर रहा है। जी। और मैंने मैम सबसे पहले B.Tech की एजुकेशन करी अपने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद, और B.Tech के बाद मैंने LLB करी और LLB के बाद फ़िलहाल मैं अभी राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और प्रैक्टिस करते हुए मैंने राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2024 में मैम मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ जुडिशियल ऑफिसर। बहुत अच्छी बात है निकिता, लेकिन आपके मन में कब ये ख्याल आया कि मुझे इसी फील्ड में ही जाना है? कुछ ऐसा आपके फेज़ आया था ऐसा कोई आपका लाइफ में कि आपको ऐसा लगा कि मुझे जुडिशियल सिस्टम में ही जाना है, या फिर कुछ हुआ ऐसा? जी मैम, B.Tech करते हुए जब मैंने इंटर्नशिप का प्रोग्राम किया टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड पुणे में, जी, तो वहाँ से मुझे ये आइडिया हुआ कि मुझे इस फील्ड में उतनी मेरी रुचि नहीं है। जी। कॉरपोरेट सेक्टर में मेरी उतनी रुचि नहीं थी। मैं किसी ऐसे फील्ड से जुड़ना चाहती थी जहाँ सोसाइटी का सोशल इशूज से रिलेटेड कुछ मैं काम कर पाऊँ, लोगों के लिए मैं कुछ काम कर पाऊँ। तो वहाँ से मैंने सोचा कि मैं अपना चेंज करना चाहती हूँ फील्ड। और B.Tech और इंजीनियरिंग के बाद मेरा कैंपस से लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी LNT में सिलेक्शन हुआ। उस सिलेक्शन के बाद मैंने LLB फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और मैंने लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी का आइडिया ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल, बहुत खूब निकिता। और मृदुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी लाइफ जर्नी क्या रही है, आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट आपका रहा है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने क्लियर किया है। तो आपके मन में कब ये ख्याल आया कि मुझे तो इसी फील्ड में ही जाना है? जी मैम, मेरा नाम मृदुल नागर है। मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जयपुर से हुई एंड देन मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया। क्लैट के एग्ज़ाम के बाद मैंने मैम मेरी ग्रेजुएशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से की एंड मेरी ग्रेजुएशन मैम 2022 में ही पास आउट हुआ मैं। उसके बाद से ही मैं इसकी प्रिपरेशन में लग गया था मैम। मैंने सोच लिया था कि बनना एक बार जुडिशियल ऑफिसर ही है एंड देन मैम ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। बहुत खूब, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया है। निकिता, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रहती है RJS के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है बहुत बड़ा फोबिया होता है, बहुत टफ एग्जाम होता है, आई थिंक टफेस्ट होता होगा। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है और हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए RJS के लिए?
हम सबसे अगर पहले हम प्री की बात करें, क्योंकि हम स्टार्ट प्री से ही करते हैं, तो प्री की अगर बात करें तो प्री में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? सबसे पहले तो ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है। बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि प्रीलिमिनरी का होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, और जो सिलेबस रहता है मैम वो प्री और मेंस का लगभग सेम रहता है। स्पेशली लॉ का जो सिलेबस होता है वो प्री और मेंस में सेम रहता है। तो आप बेयर एक्ट्स पे, राजस्थान में खास करके बेयर एक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, और बेयर एक्ट्स को आप अच्छे से पूरा अंदर से समझिए, प्लस आपको उसको याद भी रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा टास्क है। आप समझ लेते हैं, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें और उसे कम्प्लीटली रिवाइज करें और मल्टीपल रिविजन्स दें। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो कुछ समय तक आपको लगता है कि आपको सभी प्रोविजंस आते हैं, याद है, लेकिन बेयर एक्ट्स के साथ एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है मैम कि अगर आप 2 महीने का भी आप गैप देते हैं स्टडीज़ में, तो आप बेयर एक्ट्स आप उतना याद नहीं रख पाते हैं, और रिप्रोडक्शन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो रिप्रोड्यूस करना एक बड़ा टास्क है, बिल्कुल, उसके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए मैं बोलूँगी कि मल्टीपल रिविजन्स करें। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आप निकिता, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी मृदुल से हम बात करना चाहेंगे। मृदुल, जिस तरीके से निकिता ने अपनी प्री के लिए स्ट्रेटेजी बताई है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है और अब आप क्या एडवाइस करेंगे स्ट्रेटेजी के लिए? मैम हाँ, मैम ने जैसा बताया उससे पूरा एग्री करता हूँ कि मल्टीपल रिवीजन तो इस एग्ज़ाम की सबसे मेन पार्ट है। एंड मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले तो सिलेबस को लीजिए, उसको अपनी टेबल के आगे पेश कीजिए, एंड मैम सबसे पहले तो पता करिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है एंड वीकनेस क्या है। एंड मैम वो आप बेयर एक्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं। इसमें मैम आप सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मेजर एक्ट्स हैं, एक माइनर एक्ट्स हैं। एंड मेजर एक्ट्स पे स्पेशल फोकस दीजिए, एंड माइनर एक्ट्स भी साथ साथ उनके पढ़ते रहिए। एंड मैम फिर पार्ट आता है, जब आपने एक बेयर एक्ट को पढ़ लिया है, देन मैम MCQs बेस्ड स्टडी पे आ जाइए। प्रोविजंस का जितना आपने पढ़ा उसके MCQ आज सॉल्व करिए, एंड अपनी गलतियों को देखिए आपकी कहाँ गलती हो रही है, एंड उसको नोट डाउन करिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदुल और निकिता, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं स्टूडियो में, वो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूँगी, कौन अपना सवाल रखेगा पहले? जी। So myself Nived Yadav, I have completed my 3-year law course. So my question is, as you said, you have been practicing in High Court before you got selected in judiciary exams. So how does it help in preparation of RJS and any other judiciary exams? इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप लॉ को अच्छे से समझें, और लॉ आप पढ़ लेते हैं, लेकिन लॉ का जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आप कोर्ट में ही देख सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने रिसेंटली देखा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और बाकी सब हाई कोर्ट्स ने एक कंडीशन भी लगाई है कि आपको 3 इयर्स की लिटिगेशन कंपलसरी है बिफोर यू अपीयर फॉर जुडिशियल एग्जामिनेशन। ऐसी केसेस में मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ा गैप आता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी कभी कंटिन्यू नहीं होते हैं हर साल, तो आप अपने आप को प्रोडक्टिवली एंगेज रखें, और उसके लिए लिटिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि जो लॉ हम पढ़ रहे हैं उसे हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और आपको पढ़ा हुआ अच्छे से याद भी रहेगा, क्योंकि आप जब उसे होते हुए देखते हैं प्रोसेस को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो रिमाइंड होता है एग्ज़ाम में, बजाय कि सिर्फ आप बुकिश नॉलेज रखें। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज उतना ही ज़रूरी है। स्पेशली आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप जजेस के आगे अपीयर होते हैं, तो आप जजेस के जब क्वेश्चंस फेस करते हैं इंटरव्यू में, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आप उनके आगे पहले ही अपीयर हो चुके हैं। तो मेरी नज़र में प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कुछ बच्चे अपने एजुकेशन के साथ साथ ही प्रिपरेशन करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन प्रैक्टिस से मैं मानती हूँ कि बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपके एग्जाम्स में गैप है तो आप ज़रूर लिटिगेशन और प्रैक्टिस कीजिए। हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में कर सकते हैं, जैसा भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप कर सकते हैं। बिल्कुल निकिता, आपने भी बताया कि प्रैक्टिस से हम कर सकते हैं। आपका ये 3rd अटेम्प्ट था आई थिंक, तो जब आपको लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, एक टाइम ऐसा आया होगा जब आप थोड़ा सा डिप्रेशन में भी गए होंगे, उसको किस तरीके से आपने उसको कवर किया, किस तरीके से मैनेज किया? वो जो टाइम था फर्स्ट अटेम्प्ट टू 3rd अटेम्प्ट, उसको किस तरीके से आपने मैनेज किया? और क्योंकि हमारे यूथ आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। जी मैम, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जुडिशरी में कि या तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं या कभी सेलेक्ट नहीं होते हैं जी, क्योंकि जनरली ये बनी हुई है धारणा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका नहीं होता है तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। इस एग्जाम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको नहीं पता कब वैकेंसीज आएंगी, कब एडवर्टाइजमेंट आएगा, कब आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आप एक ऐसा टारगेट है जो आपको दिख नहीं रहा है और आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन रखनी है, तो उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना होगा।
अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज रखें, प्रैक्टिस कीजिए, या फिर कोई लॉ से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, जैसे कि आप ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग सीख सकते हैं, और उस दौरान बहुत से एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप एंगेज कर सकते हैं खुद को मोटिवेशन के लिए। बिल्कुल। और मैम दूसरी बात ये है कि अगर आपको कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम्स में, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप बाकी स्टेट्स भी टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। बिल्कुल मृदुल, इन्होंने जिस तरीके से बताया, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट दिया है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि कई बार हम लोग गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उन गलतियों को वापस रिपीट ना हो उसके लिए क्या हम किस तरीके से प्लान की जाए ताकि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दे सकें? जी मैम उसके लिए मैम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो गलतियों को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि आप रिपीटेडली क्या गलतियां कर रहे हैं। अच्छा, उसको नोट डाउन भी करना मेरा यही था मैम। अच्छा, ये आपकी स्ट्रेटेजी है? यस मैम, मैंने प्री के लिए भी मेंस के लिए भी एक मिस्टेक नोटबुक बना रखी थी मैम, जिसमें मैं जो मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं रिपीटेडली मैं उनको नोट डाउन करके रखता था, जिससे मैम इजी हो जाता है, आपको पता रहेगा कि आप अगली बार वो गलतियां ना करें। एंड मैम फॉर्चुनेटली वही क्वेश्चन मेरे प्रीलिम्स में भी आया और मैम वो सही करके आया मैम। तो मैम ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक आप ऐसा कुछ भी बनाइए, नोटबुक बनाइए, आप हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर लीजिए, रेड हाइलाइटर से, कि ये मेरी बार बार गलतियाँ हो रही हैं, इससे आप उसको दोहराएंगे। बेशक आप दोनों बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे जो यूथ यहाँ बैठे हैं और जो आपको देख रहे हैं उनके लिए भी। अभी हम सवाल लेंगे हमारे ही जो बैठे हैं स्टूडेंट, उनमें से किसी एक से। कौन है जो अगला सवाल पूछना चाहेगा हमारे गेस्ट से? जी मैम। हेलो सर। हेलो मैम, मैं जितेंद्र दैया LLB सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि यदि हम RJS की तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या एक स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट को भी उसके साथ लेके चल सकते हैं? और अगर लेके चलते हैं साथ में तो कौन सा स्टेट है जो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इसके बारे में? जी, इसका उत्तर मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि आप सारी जुडिशियस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक है पेपर एनालिटिकल पेपर, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एक होते हैं जिसमें GK के क्वेश्चन भी साथ में आते हैं, और एक जैसा RJS होता है, इसमें थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो बेरक बेस्ड होते हैं। तो आप ऐसे ही स्टेट को चूज़ करिए, जैसे कि MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी अप्रोच सेम रहेगी, आपको अप्रोच चेंज करने का वो नहीं होगा कि आप दिल्ली लिखेंगे तो दिल्ली में थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा करिए, आप एक बेल्ट डिसाइड कर लीजिए, जिससे आपके पास एक बैकअप भी रहेगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। मृदुल, निकिता आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है प्री का अलग सिलेबस होता है, मेंस का अलग सिलेबस होता है, तो दोनों के बीच में किस तरीके से तैयारी की जाए? अगर मेंस की हम बात करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कई स्टूडेंट्स ऐसा होता है प्री के अलग प्रिपरेशन करते हैं, मेंस के अलग करते हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों की प्रिपरेशन साथ करना सही रहता है या अलग अलग करना सही रहता है? पहले आप बताएं मृदुल। जी मैम, मेरी स्ट्रेटजी तो यही थी, मैंने प्री के साथ ही मेंस की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मोर और लेस लॉ सेम ही आ रहा है, बस आपका लिखने का तरीका अलग हो जाता है। वहाँ आपके पास MCQ होते हैं, वहाँ पे आपके पास रिटर्न आंसर होते हैं। तो मेरा तरीका मैम यही था कि मैं रिटर्न नोट्स को कंसाइज करते रहता था, मैं बेरेक्ट्स में ही जो मेंस के प्रोविजंस है उनको मार्क करता रहता था। मेरा मानना यही है मैम, दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल। अब की बार जैसे इस बार राजस्थान हाई कोर्ट ने 45 डेज ही दिए थे, उसमें मैम वापस से बैक टू द जीरो जाके तैयारी करना थोड़ा टफ हो जाता है। बिल्कुल। निकिता, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मेंस के लिए? जी मैम, मैं मृदुल जी से एग्री करना चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग से ही मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कीजिए। प्रीलिमिनरी मेंस पे ही बेस्ड होता है, बस उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा आपको लैंग्वेज के लिए कुछ अलग जाना पड़ता है, बाकी पूरी प्रिपरेशन आपकी सेम रहती है। हाँ, टेस्ट सीरीज़ की बात की जाए तो प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अलग रहती है, वो आप दोनों अलग अलग ले सकते हैं। मेंस में आपका ज़्यादा फोकस आंसर राइटिंग पे होना चाहिए और जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग पे होना चाहिए। ये एक पोर्शन है जो प्री में कभी हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसको आप पहले से ही प्रिपेयर कीजिए। जो बीच का गैप है, मेंस और प्री के बीच का जो गैप है, उस दौरान आप जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बिल्कुल। एक सवाल मेरा रहेगा सिलेबस से, क्योंकि हमने प्री की बात कर ली, मेंस की बात कर ली, लेकिन हम सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस का रोल सबसे अहम रोल होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस का क्या रोल रहता है RJS के एग्ज़ाम में, अगर हम बात करें तो? जी मैम, सिलेबस में हम अपन इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जी। पहले मैम सिविल 1, क्रिमिनल 1 एंड देन हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। मैम लॉ दोनों में ही सेम है, प्रीलिम्स एंड मेंस में, लेकिन हिंदी एंड इंग्लिश चेंज हो जाती है। अच्छा। प्रीलिम्स में मैम वो हैविली ग्रामर बेस्ड होती है,
वहीं दूसरी तरफ अपन मेंस देखें तो वो ऐसे बेस्ड हो जाती है। ये इसका mainly है। निकिता, आप क्या बताना चाहेंगे, सिलेबस के क्या इंपॉर्टेंस रही है? आपने जब एग्ज़ाम दिया तो आपको भी पता चला होगा कि सिलेबस, क्योंकि पहले सिलेबस को कवर करें, उसको समझें, उसको पढ़ें, उसके बाद ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा कहा जाता है। तो आपके हिसाब से क्या सही है? सिलेबस मैम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस सिलेबस से ही स्टिक करें। इसमें एक फिक्स्ड सिलेबस है मैम, कोई जीके और जीएस जैसा पोर्शन यहाँ पे नहीं आता है हमारे जी। तो हमें बेयर एक्ट्स देखने हैं। बेयर एक्ट्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहले तो सिविल और क्रिमिनल। उसमें आप फर्दर एक डिवीजन कर सकते हैं कि मेजर लॉज और माइनर लॉज। मेजर लॉज को आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना होगा क्योंकि उनमें काफ़ी डेप्थ होती है, काफ़ी एक्सप्लेनेशन होते हैं, जबकि माइनर लॉज में आप बेयर एक्ट से ही उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक बात की जाए लैंग्वेज की, तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जैसा कि सर ने बताया कि ग्रामर तक ही सीमित है, और मेंस एग्जामिनेशन में क्योंकि ऐसे राइटिंग आता है, ग्रामर का पोर्शन नहीं आता है, तो उसमें आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। आप एडिटोरियल से, न्यूज़पेपर्स से आप ऐसे सीख सकते हैं, और लाइव लॉ जैसे जो कुछ एप्लीकेशंस हैं वहाँ से आप केसेस देख सकते हैं, वो आपके मेंस में काफ़ी मदद करेंगे। तो मेंस की प्रिपरेशन बहुत होलसम रहती है। बिल्कुल, हमने बात कर ली है प्री की, मेंस की और सिलेबस की हमने बात कर ली है, लेकिन हमारे बीच में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके मन में भी कई सवाल होंगे। आइए उनसे कोई सवाल पूछते हैं। कौन है जो अगला सवाल करना चाहेगा हमारे आज के गेस्ट से? नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मेरा नाम आसिफ खान है। मैम मेरा सवाल ये है कि कई छात्र ऑफलाइन कोचिंग ही नहीं ले पाते हैं क्योंकि जुडिशरी की कोचिंग बहुत हाई कॉस्ट की होती है। तो ऐसे में क्या छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस या मटेरियल्स या कोई अदर प्लेटफॉर्म्स है जिससे तैयारी की जा सकती है? जी देखिए, जहाँ तक कोचिंग की बात की जाए तो आप ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें, उससे कोई ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बस इतना है कि मैं मानती हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग में आपका बहुत समय जर्नी में जाता है, और बहुत लोग जो दूर दराज एरियाज़ में रहते हैं वो लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ऑनलाइन कोचिंग में आपका समय भी काफ़ी बचता है। और जहाँ तक बात की जाए, जब कोई स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है। आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, और यूट्यूब पे सभी मटेरियल अवेलेबल है जहाँ से आप देख सकते हैं। इस अटेम्प्ट में मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी की है। आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए और बुक्स की हेल्प लीजिए। आपको एक बार समझ में आना चाहिए लॉ पूरा, सेक्शंस और प्रोविजंस की आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना है। कोचिंग से ऐसा कुछ आपको नया नहीं सीखने को मिलता है कि आपको हर साल कोचिंग लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है। आप सिर्फ रिवीजन कीजिए और एक बार अच्छे से उन लॉज को समझ लीजिए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप कोचिंग से भी कुछ आपको ज़्यादा सहायता नहीं मिलेगी। बिल्कुल निकिता, आपकी इस कहने पर मुझे एक लाइन मैं बताना चाहूँगी कि गुरु जो है ना, हमको शिक्षा ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन उसको कैसे और किस तरीके से अमल में लाना है वो हम पर निर्भर करता है। अगर हम ऑनलाइन कोचिंग की अगर बात चल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मृदुल, यूट्यूब क्लासेस बहुत चल रही हैं आजकल, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस बहुत चल रही हैं, तो आपको लगता है कौन सी क्लासेस फेक होती हैं और कौन सी जेन्युइन है? इसका डिसीजन हम किस तरीके से लें? और हमारे स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फेक क्लासेस भी बहुत चलती हैं आज के समय में। जी मैम, जहाँ इसके प्रोस है तो मैम कुछ कॉन्स भी हैं। बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल है मैम। वहीं आपको मैम सबसे पहले तो यह है कि अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज आजकल बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप सबसे पहले तो मैम सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सिलेबस पे स्टिक करिए। जो सिलेबस के करीब पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वही आप पढ़िए। एंड मैम इसमें सबसे मेन रोल आता है PYQs का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली पढ़िए, आप देखिए कि उनसे आसपास यूट्यूब पे कौन पढ़ा रहा है एंड कौन से आपके काम के लिए है। वही चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपके लिए काम का है। आप सब पढ़ लेंगे तो सब ना रिवाइज कर पाएंगे ना सब वहाँ लिख पाएंगे। उतना ही ज्ञान लेना है मैम जितना वहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी सब कुछ देखना फ़ायदेमंद नहीं है। एंड यूट्यूब पे मैम कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, तो आप उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जो आपकी प्रिपरेशंस को हेल्प करते हैं। क्योंकि आपने भी ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ाई की है, तो किस तरीके से मैनेज किया आपने उस चीज़ को? क्योंकि आप भी डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपने किस तरीके से मैनेज किया उसको? मैंने सोशल मीडिया को टोटली कट ऑफ कर दिया था एक पॉइंट के बाद। हाँ मैम, बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके साथ के सब बच्चे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। पर मैम मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप यही है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाए। थोड़ी नेगेटिविटी आती है वहाँ से एंड टाइम भी वेस्ट होता है। तो आप यही सोच लीजिए कि आप एक टारगेट बेस्ड स्टडी का प्लान बनाएं। जैसे मैम मेरा वीकली टारगेट होता था एंड देन मंथली होता था एंड डेली भी होता था। इससे ये फ़ायदा होता है कि मैम आप डेली टारगेट फुलफिल करते हैं तो आपको खुद पे थोड़ा प्राउड फील होता है कि आज मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया। फिर आप वीकली करते तो अच्छा लगता है एंड देन मंथली करते तो अच्छा लगता है। मैम खुद को ही थोड़ा आप
अचीवमेंट पे खुद को ही पैट बैक करिए, आपको अच्छा लगेगा। सही कहा आपने। और निकिता, जैसे जिस तरीके से देख रहे हैं हम, माहौल थोड़ा सा एजुकेशनल सा हो गया है, बैकग्राउंड हमारा थोड़ा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी हॉबीज़ के बारे में। हम थोड़ा सा हॉबीज़ की तरफ चलते हैं। आपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को किस तरीके से मैनेज किया, और आपकी हॉबीज़ क्या है ये भी हम जानना चाहेंगे। मैम देखिए, पढ़ाई का बहुत लंबा समय रहा है, तो बहुत लंबा होता है, कहीं ना कहीं हम हॉबीज़ से उतना टच में नहीं रह पाते हैं। लेकिन मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा रखिए जो आपका एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करे। बिल्कुल। मेरे पढ़ाई के दौरान मैंने ऐसे योगा और मेडिटेशन की सहायता से अपने स्ट्रेस को काफ़ी दूर रखने की कोशिश करी। मैं रेगुलर योगा करती थी, और जब भी मुझे समय मिलता था मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करती थी और चैंटिंग करती थी, जिससे मुझे काफ़ी पीसफुली मतलब मैं प्रिपरेशन कर पाई। बहुत बढ़िया। और मृदुल, आपकी क्या हॉबीज़ रही हैं? जी मैम, यस मैम, ये प्रोसेस बहुत लंबी है, अप्स एंड डाउन आते हैं इसके अंदर। तो आपको कोई ऐसी एक्टिविटी चाहिए जिससे आप थोड़ा पढ़ाई से दूर जा सकें। मैं रेगुलरली कुकिंग किया करता था। अरे वाह। यस मैम, और मैं रनिंग किया करता था मैम। बहुत तो उससे मैम एक तो मेरा फिजिकल हेल्थ पे भी अच्छी रहती थी, एंड मैं मेंटल हेल्थ भी उससे अच्छी रहती थी। बहुत खूब। आप दोनों की बातें सुन के ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा हमारे स्टूडेंट्स को भी और यूथ को भी। अब अगला सवाल हम हमारे स्टूडेंट से ले लेते हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से अपनी बारी का। कौन है जो अगला सवाल करना चाहेगा? आज इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो लॉ का पेपर और एक लैंग्वेज का। तो लॉ का पेपर तो लॉ डायरेक्ट में वो मटेरियल मिल जाता है, तो लैंग्वेज का पेपर, लैंग्वेज में मटेरियल है वो कैसे पता करें, क्या क्या मटेरियल होगा लैंग्वेज का पेपर? लैंग्वेज की बात हो रही है तो लैंग्वेज में 2 पेपर होते हैं, आई थिंक हिंदी और इंग्लिश इसका पेपर होता है। तो उसी के रिगार्डिंग वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से मटेरियल हम प्रिपेयर करें उसका। उसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करिए, एंड एक हिंदी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करिए। आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आप उसके शॉर्ट नोट अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। उससे एक तो आपको 2 हेल्प होगी, एक तो आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक तो थॉट मेकिंग आपकी स्टार्ट होगी, और दूसरा पॉइंट कि आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाएगा जो आपको एंड में जाके बहुत हेल्प करेगा। जैसे इस बार के जो एसेस थे वो फिलोसॉफिकल्स थे, तो ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से रट लिया एंड लिख लिया। हाई कोर्ट अब वो रॉट लर्निंग से दूर जा रहा है। हाई कोर्ट चाहता है कि आप प्रैक्टिकल एसेस में भी प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी अप्लाई हो। तो आप डेली एडिटोरियल पढ़िए, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, एंड उसको लिखिए। पढ़ के आपको जितना समझ आता है उतना लिखिए, एंड कॉन्स्टेंटली किसी टीचर से या आपके सीनियर्स से उसको चेक करवाइए। इवोल्यूशन इस एग्ज़ाम का बहुत बड़ा वो है हाथ, मतलब उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इवोल्यूट जितना आप कराएंगे आप उतना ही रिसर्च में आगे होते जाएंगे। बिल्कुल। निकिता, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं परिवार सबसे बड़ी ताकत होती है हमारी। आपकी फैमिली में किस तरीके से आपके लिए सपोर्ट रहा है, और आपके जब आरजेएस आप बन गए उसके बाद किस तरीके से उनका रिएक्शन रहा है, वो भी हम जानना चाहेंगे। जी मैम, इस जर्नी में सबसे बड़ा अगर मेरा सहयोग किसी ने दिया है तो मैम ज़रूर वो परिवार सबसे पहले है। बिल्कुल। और मेरे फादर जो हैं वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने LLB भी किया और फिलहाल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैम सेशन कोर्ट में। अच्छा। और उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी कि आप LLB कीजिए। और बीटेक के बाद जब मैं कंफ्यूज थी अपने करियर को लेके, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप LLB कर सकते हैं, ये ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं। तो मुझे ये ऑप्शन चूज़ करने में उनकी काफ़ी सहायता रही, और मेरी माँ और मेरे भाई बहन सबका सहयोग रहा मेरी इस जर्नी में। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेटेड रखा, क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरा अटैम्प्ट था मैम, उसमें मैं सिर्फ 1.5 मार्क्स से मैं मिस कर गई थी जी। तो एक पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद, इंटरव्यू का प्रोसेस सब कुछ फेस करने के बाद, उस वक्त परिवार आपकी ताकत रही है। जी, उस वक्त मुझे अगर मोटिवेशन मिला तो परिवार से मिला, और सभी जो मेरे दोस्त रहे, सभी सहयोगी रहे, मेरे गुरु रहे, सभी ने मुझे एक हेल्प करी। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो मैं थोड़ा सा जुडिशरी की प्रिपरेशन से थोड़े कुछ समय के लिए अलग हो गई थी। लेकिन आपकी लाइफ में किस तरीके से रहा परिवार का साथ, क्या ताकत रही आपकी उनके साथ, कैसे रहा उनका सपोर्ट? मैं कहना चाहूँगा कि फैमिली तो कॉन्स्टेंटली इस प्रोसेस में, जैसे 50% मेरा हाथ रहेगा तो 50% मैम उनका ही हाथ है। प्रॉपरली उनने छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना मैम, जैसे घर में कोई गेस्ट ना आना, मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया। पापा मेरे मैम डॉक्टर हैं मैम, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। बैकअप ऐसे मतलब दिक्कत ना होने दी कोई भी किसी भी तरीके की। ये समझाया कि नहीं होगा तो वापस देंगे। कॉन्स्टेंटली सपोर्ट एक वो रहता है मैम, इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के अंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। मृदुल, आरजेएस की प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू का रोल सबसे बड़ा रोल होता है। इंटरव्यू कैसा माना जाता है, प्री हम कर लेते हैं, मेंस भी हम कर लेते हैं, नहीं इंटरव्यू में आके कई बार क्या होता है ना, मोरल डाउन हो जाता है। उस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करें? मैं उसके लिए सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव रखना ज़रूरी है। आपने प्रीलिम्स पास किया है, मेंस पास किया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको लॉ आता है जी। वो आपकी सिर्फ पर्सनालिटी चेक करना चाहते हैं। तो आप एक तो फ्री माइंड से जाइए। जजेस बहुत कॉर्डियल होते हैं,
वो आपको बहुत कंफर्ट फील करा देंगे, आपको लगेगा जैसे कोई कैंडिड कन्वर्सेशन हो रही है। तो आप फील फ्री होके जाइए। थोड़ा सा अब राजस्थान भी साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करिए जी। जजेस चाहते हैं कि आप, बेंच चाहता है कि आप राजस्थान का भी थोड़ा नॉलेज वहाँ पे उनको बताएं, एंड लॉ का भी थोड़ा, जैसा मैम ने बताया, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आप ऐसे बिल्कुल ही रॉट लर्निंग पे ना जाएं कि आपने बेरेट को रट लिया। इंटरव्यू में ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम नहीं आएगी। वो आपसे पूछेंगे कि इसका बेसिकली आप बताइए पर्पस क्या है इसका, एंड इसका यूज़फुलनेस क्या है अपने लिटिगेशन के अंदर। बिल्कुल, मतलब बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। निकिता, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज का पेपर नहीं होता है इसमें रिटर्न में, तो इंटरव्यू के समय में हम देखते हैं कि जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इंटरव्यू के लिए? जी मैम, जो इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस था उसमें जनरल नॉलेज से कुछ सवाल थे। जजेस आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज के बारे में नहीं जानते, लेकिन आपको बेसिक एक नॉलेज है, खास करके लीगल जीके से रिलेटेड। जैसे कोई अभी पॉपुलर केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी दिए गए हैं, ऐसे डिसीजंस हैं, उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और मुझे राजस्थान के बारे में भी आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बेयर एक्ट और लॉ से ही आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा राजस्थान के बारे में और अपने कंट्री के बारे में साथ ही चलता है वो, उसका पढ़ाई का प्रोसेस जो है, प्री मेंस के साथ ही इंटरव्यूज़ की भी तैयारी चलती होगी साथ में। जी मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर हम बात करें हमारे ड्रेसिंग सेंस की, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरव्यू के टाइम पे, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंटरव्यू के टाइम पे। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, क्या रहता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो रोल होता है इंटरव्यू में? ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो हाई कोर्ट ने एक ड्रेस कोड डिसाइड कर रखा है। वो आपके नोटिफिकेशन में जब आपको कॉल लेटर आएगा उसमें होता है। मेरा मानना है आपको उससे ही स्टिक करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने कोई रूल बना दिया तो आपको उससे ही स्टिक करना चाहिए। एंड पर्सनालिटी का तो मैम सबसे बड़ा रोल ही है इंटरव्यू में, वो आपकी पर्सनालिटी ही चेक करना चाहते हैं कि कोई आंसर नहीं आता तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आंसर नहीं आ रहा तो वो बोल देंगे। सब आंसर के आंसर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपको सब कुछ याद हो, पर आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। बिल्कुल मैम, एकदम बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप दोनों की पर्सनालिटी की वजह से ही आप दोनों यहाँ तक पहुँच पाए। हमारे अगला सवाल जो है हमारे स्टूडेंट से ही लेना चाहेंगे। कौन है जो अगला सवाल पूछना चाहेगा हमारे आज के गेस्ट से? Respected ma'am, respected sir, firstly congratulations on your achievement. My name is Pankaj Kumar. My question is this, because you are the future of our judicial system. So if you have to make some positive changes or improvements in our judicial system at your level, what would you like to improve? ओके, जैसा कि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो मुझे लगता है डिले को कर्ब करने के लिए जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, कि हम किस तरीके से कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी किसी भी केस का डिस्पोजल हो, निस्तारण हो, उसके लिए जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो स्टेप्स मैं लेना ज़रूरी समझूंगी। दूसरी चीज़, अगर आप जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय के लिए ये ज़रूरी है कि आप पूरी तरीके से, क्योंकि हम सबसे छोटी इकाई है जहाँ से स्टार्ट होगा केस, हमारे बाद ऊपर न्यायालय में वो केस अपील के लिए जाएगा, उससे पहले हमें सबसे पहले वो केस को देखना है। तो हम पूरी तरीके से उसका अध्ययन करें, और जल्दबाजी के कारण ये नहीं कि आप कुछ गलत डिसीजन ले लें। तो आप सबसे पहले उस पूरे केस को हम देखें, उसको हम पूरी तरीके से रिसर्च करें, और उसमें एक ऐसा जजमेंट दें जो आगे जाके कोई भी हर्डल क्रिएट ना हो, और ना ही लिटिगेंट्स को, ना पार्टीज़ को। और इस तरीके से हम जस्टिस को डिलीवर कर सकते हैं जब हम ना डिले करें, ना ही हम उसमें जल्दबाजी के कारण कोई भी गलती या खामी छोड़े जो आगे जाके एक हर्डल बने। बिल्कुल, बहुत खूब। मृदुल, आपसे जानना चाहेंगे कि हम शुरुआत जब करते हैं, आरजेएस की प्रिपरेशन हम करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जिसको सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना? क्योंकि ऐसा माना जाता है थोड़ा इजी सब्जेक्ट को हम पहले पढ़ें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, फ्लो अच्छा रहता है। कौन सा सब्जेक्ट आपके हिसाब से सही रहता है पढ़ना? और ये जो लॉ एंड ऑर्डर्स और एक्ट हैं, इनको किस तरीके से हम याद करें? जी मैम, मैंने मेरे 4th ईयर से ही LLB के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जी मैम, मैंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैम मुझे उसमें पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा अच्छा लगता था। एंड मैम बोला जाता है कि वो सारे एक्ट का ग्रैंड नॉर्म है, तो सबसे पहले आप वो पढ़िए, उससे आपको पता लगेगा कि लॉ होता क्या है, लॉ की ज़रूरत क्या है, एंड देश चलता कैसे है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देश की गतिविधियाँ चल कैसे रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड मैम, आपने दूसरा सवाल जो पूछा कि कैसे याद करें, मैम मुझे लगता है कि इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। एक मल्टीपल रिविजन ही आपको चीज़ें याद करवा सकता है। हाँ, आप निमोनिक्स बनाइए, छोटे छोटे निमोनिक्स बनाने का ट्राई करिए जिनसे आपको याद रहता है। एंड शॉर्ट नोट बनाइए। आप 300 पेजेस की बुक एक दिन में नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप शॉर्ट नोट 20 पेज पढ़ सकते हैं। तो आप नोट्स को कंसाइज करते जाइए। आप ट्राई करिए, जैसे आपने कल 10 पेज पढ़े तो उसको कंसाइज करके 1 पेज में लिखने का
राइट डाउन करके जॉट डाउन करने का ट्राई करें एंड फिर उसको ही रिवाइज करिए, फिर आप पीछे मत जाइए, आप आगे जाइए, ऐसे ही अपने नोट्स को छोटा छोटा करते जाए। बिल्कुल निकिता, पढ़ाई हम करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। पढ़ाई की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम पढ़ें और कितना पढ़ें कंसाइज करके, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आपने जिस तरीके से तैयारी करी है, क्या हम बिना कोचिंग क्लासेस के, बिना किसी हेल्प लिए, गाइडेंस के भी, सेल्फ स्टडी से भी इस चीज़ को पास कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। जी, तो आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है मैम, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं प्रोविजंस, क्योंकि लॉ के प्रोविजंस को ब्रेक डाउन करना, सेक्शंस को ब्रेक डाउन करना, बेयर एक्ट के सेक्शंस को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है जी। कभी वो एक रॉट लर्निंग से नहीं किया जा सकता है, हमें वो सेक्शन समझने के लिए कभी कभी सहायता की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कोचिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो वो आप लीजिए जी। इस तरीके का कोई नॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोचिंग नहीं करेंगे या हमें कोचिंग से ही पास होंगे। पर एक बार समझने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोचिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने भी अपने सेकेंड अटैम्प्ट में कोचिंग की सहायता ली थी और उससे मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली थी जी। तो मुझे लगता है कोचिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन कुछ बच्चे जिन्हें कहीं और से सहायता मिल जाती है, अपने सीनियर्स से या फिर अपने पेरेंट्स से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का लॉ बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे सहायता के लिए कोचिंग लेनी पड़ी सेकेंड अटेम्प्ट में। बिल्कुल निकिता, अभी आप रिसेंटली राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही हैं। आफ्टर सिलेक्शन आपकी जर्नी क्या रही है और हाईकोर्ट में किस तरीके से प्रैक्टिस का सेशन स्टार्ट होता है, किस तरीके से चलता है, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। जी मैम, मैं अभी मेरे सीनियर हैं शिवचरण गुप्ता जी, उनके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ मैंने अपने इंडिपेंडेंट केसेस मैम फाइल करे हैं और जो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं होने के बाद मैंने दूसरे ही दिन से राजस्थान हाईकोर्ट ज्वाइन कर लिया था जी। और मैम उसके बाद से मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ। सिलेक्शन होने के बाद भी मैम अभी भी मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ और जब तक हमारा अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो हम प्रैक्टिस करने के लिए हम जा सकते हैं कोर्ट में। तो तब तक मैं मैम रेगुलर प्रैक्टिस करती ही रहूँगी और मेरे केसेस जो हैं अगर मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ मैं वो हैंड ओवर कर दूँगी अपने जो भी जूनियर्स हैं या फिर जो मेरे एसोसिएट्स हैं उन्हें। बिल्कुल, इस तरीके से। बिल्कुल। मृदुल, आपकी आफ्टर सिलेक्शन जर्नी क्या रही है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि न्याय प्रणाली, जो हमारे देश की न्याय प्रणाली है, उसमें क्या कुछ ऐसा बदलाव आपके हिसाब से, क्योंकि अब आप आरजेएस बन चुके हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस आप समाज में देखते हैं और क्या आप करना चाहते हैं, वो ज़रूर जानना चाहेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो लाइफ मैम एकदम अपसाइड डाउन हो गई है। इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद मैम आप ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने जा रहे हैं जिसका देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरे हिसाब से। मैम फंडामेंटल स्ट्रक्चर देश में जो चल रहा है मैम, उसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ है। मैम मेरे एंड पे तो मैम मुझे लगता है कि हालांकि सब कुछ सही चल रहा है जुडिशरी के हिसाब से, चेंजेस नए नए आ रहे हैं, जैसे अभी न्यू क्रिमिनल लॉज भी आए हैं। मैम मेरे हिसाब से मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए मैम, ज़्यादा होना चाहिए मैम मेरे हिसाब से। जैसे कि मैम उससे एक तो मैम जैसे अब तो सब कुछ रूल्स आए गए, ई फाइलिंग भी हो रही है कोर्ट्स में, और एक दूसरा मैम मुझे लगता है लीगल लिटरेसी का थोड़ा पेनिट्रेशन बढ़ना चाहिए। एक नॉर्मल आदमी को भी पता होना चाहिए कि देश के लॉज क्या हैं, लॉज को इलाइट कल्चर में छुपा के नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल रूरल आदमी को भी पता होना चाहिए कि वो किस लॉज से गवर्न हो रहा है और उस पर किस लॉज के थ्रू। बिल्कुल, अगर हम रूरल एरिया में बात करें, रूरल डेवलपमेंट पर बात करें निकिता, क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? अगर लोक अदालतें जो होती हैं वहाँ पे, उसमें भी क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए और वहाँ का क्या आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? मैं मानती हूँ मैम कि जैसे लीगल, सर ने बताया अभी, लीगल अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है जी। कुछ लॉज ऐसे बने हुए हैं लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जनरली लोगों को उन लॉज की जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनकी अवेयरनेस एक बहुत बड़ा काम है और लोक अदालत जो कॉन्सेप्ट आया है उससे हमारे छोटे इश्यूज जो होते हैं मैम वो आउटसाइड कोर्ट सेटल हो सकते हैं। तो ग्रामीण एरिया में जो हम उनको अवेयर करने के लिए क्या कुछ ऐसा करें? जी मैम, जैसे कि अभी न्याय मित्र है मैम, न्याय मित्र स्पेशली औरतों के लिए जो कानून बने हुए हैं, महिलाओं के लिए जो कानून बने हुए हैं उनसे उन्हें अवगत कराया जाता है और सरकार भी इसके लिए बहुत से प्रोविजंस लेके आई है। लीगल एड का भी प्रावधान है और रूरल बैकग्राउंड में भी काफ़ी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं पंचायत लेवल पे जहाँ से लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिल सकती है। और ऑनलाइन भी आजकल बहुत से सेशंस ऐसे कराए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन भी कुछ यूट्यूब वगैरह से भी आप सहायता ले सकते हैं कि किस तरीके से आप केसेस फाइल कर सकते हैं, कैसे आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं,
वो ऑनलाइन सहायता ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। अब हम जो हैं अगला सवाल हमारे स्टूडेंट से ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके मन में भी कई सवाल होंगे आरजेएस को लेके। कौन है जो अगला सवाल करना चाहेगा? Hello everyone. Congratulations to both of you. Thank you. My name is Pranav. I open innings for RCA and also a student of law. How did you prepare for the interview? And apart from legal language, how did you manage the GK part? इंटरव्यू, जैसा कि मैम सर ने भी बताया, इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है। आपका लॉ वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के थ्रू, मेंस के थ्रू। इंटरव्यू आपका एक फॉर्मल पर्सनालिटी टेस्ट है। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मल अटायर, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, आप एक फॉर्मल अटायर में जाएं और अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन दें। और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको जनरल अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़िए। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि ये पब्लिक सर्विसेज की पद पे, इस तरीके के पद पे जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का एक काम रहता है, वहाँ पे कार्य करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है। और लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप हाई कोर्ट जजेस आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं। ऐसे जजेस को आपको फेस करने के लिए आप उनको ब्लफ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप पोलाइटली रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू में आप इसी तरीके से एक बहुत अच्छा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी सवाल का जवाब आपसे भी जानना चाहेंगे। जी मैम, मैं 100% मैम से एग्री करता हूँ। जैसा मैम ने कहा कि ये फुल फ्लेजेड पर्सनालिटी टेस्ट है, ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है। नॉलेज का टेस्ट आपका प्रीलिम्स एंड मेंस में हो चुका है, एंड वो भी पैनल भी वो बहुत अच्छे से जानता है। वो आपसे यही चाहता है कि आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करिए, जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है उतना ही आंसर करिए, एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर करिए, जिससे पता लगे कि आपको उस प्रोविजंस का आइडिया है। एंड ब्लफ करने का तो बिल्कुल ट्राई ना करें। ब्लफ करने का वहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है। जो आपने नहीं किया उसको झूठ ना बोले, जो आपने किया है वही बताइए। एंड जीके के लिए आप हल्का फुल्का जीके का इकोनॉमी, ज्योग्राफी, राजस्थान की पता रखिए। एटलीस्ट अपने होम डिस्ट्रिक्ट का तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, वहाँ पे क्या फेमस है। वो आपसे ही चाहते हैं कि आप हल्के से अवेयर हैं नहीं, या आप एकदम ही किताबी कीड़ा बन के ना रहें, आप हल्का फुल्का अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी जानें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल निकिता और मृदुल, हमारे कार्यक्रम के अंत तो होने वाला है अभी, क्योंकि समय की कमी है। लेकिन जाने से पहले आप दोनों से हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो यूथ हैं उनको क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप, आरजेएस से रिलेटेड किस तरीके से तैयारी की जाए? जी मैम, मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम मैम थोड़ा अनसर्टेन है। 3 प्रोसेस का एग्ज़ाम होता है। आप एक प्रोसेस में अगर फेल होते हैं तो आप वापस से बैक टू ज़ीरो आ जाते हैं। तो इसके लिए स्कोर करने की सबसे पहले मैम कंसिस्टेंसी सबसे मेन पार्ट है कि आप रेगुलरली लॉ पढ़िए। आप 1 घंटा आज पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कल मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगा। ऐसे अपनी डेली अपने वर्क स्टडिंग आवर्स बढ़ाइए। दूसरा मैम, कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो इस पूरी प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्ड वर्क करते रहिए। हार्ड वर्क मैम एक दिन ज़रूर पे ऑफ करता है। बिल्कुल निकिता, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? मैं सर से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम जब आप स्टडी करें, भले ही आपका प्रोसेस स्लो रहे, लेकिन आप डेप्थ में स्टडी करें। बहुत से बच्चे पेरिफेरल स्टडी करते हैं, ऊपरा ऊपरी स्टडी करते हैं, उनकी प्रिपरेशन कुछ हॉलो रह जाती है। और एग्जामिनेशन में हमें एहसास होता है कि हमें अगर ये डेप्थ में नॉलेज होती तो काफ़ी बेटर रहता। तो मैं ये चाहूँगी सभी बच्चों से कि वो डेप्थ में पहली बार जब प्रिपेयर करें तो डेप्थ में करें, फिर सेकेंड रिविजन में वो उसी को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, डेप्थ में प्रोविजंस रिवाइज करें, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर आप हेल्प लेना चाहें वहाँ से लें, या फिर बुक्स, अच्छी बुक्स रेफ़र करें, बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बिल्कुल निकिता और मृदुल, आप दोनों हमारे दूरदर्शन स्टूडियो में आए और ढेर सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल मोटिवेट हुए होंगे आपसे। और साथ ही मैं हमारे स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो यहाँ उपस्थित हुए और हमारे गेस्ट से रूबरू हुए। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ दर्शकों से मैं अभी इजाज़त लेना चाहूँगी। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए क्षेत्र के साथ और एक नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सपनों की उड़ान, दूरदर्शन राजस्थान। नमस्ते।